हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस और ये उसका लेक्चर 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? अगर दिए हुए इक्वेशंस कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है ये फाइंड आउट करने सीखा था। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट। तो पहला इक्वेशन आया है, उसके अंदर x1 माइनस 2x2 प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन दिया है 4x2 माइनस x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू -1। तो दिए हुए इक्वेशन को कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या करनी होगी? दिए हुए इक्वेशन को हमें किस में लिखना होगा? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो वो स्टेप लिखूंगा मैं यहाँ पर, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये लिखा हमने, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट कितना आया है? 1। x2 का कोफिशिएंट -2, x3 का कोफिशिएंट 1 है और x4 का कोफिशिएंट -1 है, वो लिखा। उतना लिखने के बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 2, x3 एब्सेंट है तो 0 और x4 का कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट x1 एब्सेंट है तो 0, x2 का कोफिशिएंट 4, x3 का कोफिशिएंट -1 और x4 का कोफिशिएंट 3। इसके बाद आएगा अननोन का मैट्रिक्स, दैट इज x1 x2 x3 x4 लिखने हैं हमें। x1 x2 x3 और ये नंबर ऑफ अननोन्स लिखे कॉलम में, x1 x2 x3 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक्स, दैट इज 2 1 -1। इतना लिखा। ये ए मैट्रिक्स है, इसको एक्स मैट्रिक्स कंसिडर करो और ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर करेंगे बी। इसके बाद की स्टेप क्या होगी? दिए हुए कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया है ना, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होगा। यानी कि A11 पे पोजीशन कुछ भी हुआ वो पोजीशन यूज़ करते हुए नीचे की वैल्यू मुझे 0 लानी है। ठीक है, A11 पोजीशन पे कोई भी वैल्यू है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 1 वैल्यू है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू 1 वैल्यू यूज़ करके मुझे नीचे के एलिमेंट्स कैसे लाने? 0 लाने। तो ये सिर्फ R2 की जगह पे 1 आया ना, वही 0 करना है। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिखा। तो पहले रो में चेंजेस नहीं होगा और पहले रो में चेंजेस नहीं होगा और तीसरे रो में चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ R2 आया तो सिर्फ R2 रो में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें चेंजेस नहीं होगा वो रो हमें एज इट इज़ लिखने होंगे। तो पहला रो एज इट इज़ लिखा जाएगा 1 -2 1 -1, इतना तो लिखा। तीसरे रो में भी कोई चेंजेस नहीं, तो तीसरे रो में एज इट इज़ लिख देता हूँ 0 4 -1 और ये 3। ये कांस्टेंट x1 x2 x3 और ये x4 लिखे हमने, इज इक्वल टू पहले और आखिरी रो में कोई चेंजेस नहीं, तो ये पहला एज इट इज़ और लास्ट वाला -1 भी एज इट इज़। सेकेंड रो में क्या चेंजेस होने हैं? सेकेंड रो से पहला रो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 1 -1 करने पर ये 0 आ जाएगा। 2 ऑफ -2 करने पर, 2 माइनस ऑफ -2 करने पर ये बनेगा 4। 0 -1 करने पर यहाँ पे आएगा -1। 2 माइनस ऑफ -1 करने पर यहाँ पे आएगा 3। 1 -2 करने पर यहाँ पर सिंपली आ जाएगा -1। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है? R4, ये जो 4 है, ये जो 4 है सेकेंड रो में है ना, ये 4, वो यूज़ करके मुझे नीचे 0 एलिमेंट लाने। तो ये नीचे का 4 R3 रो का पार्ट है, तो R3 माइनस R2 करने पर अपना काम हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने वाला। तो R3 माइनस क्या लिखा मैंने? R2 किया। R3 माइनस R2 लिखा है, सिर्फ R3 रो में चेंजेस हो गए, इसका मतलब R1 R2 चेंज नहीं हो गए, तो उनको एज इट इज़ लिखेंगे 1 -2 1 -1 0 4 -1 3, ये एज इट इज़ लिखा। 0 0 0 0 राइट साइड के ये कांस्टेंट x1 x2 x3, ये x4, पहले दो रो एज इट इज़ रहेगी, यानी कि 2 -1 एज इट इज़ होगा और ये 0 हो जाएगा। देखो ये जो पहला कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था ना, उसको हम लोग मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। तो उसका रैंक कितना हो रहा है इधर? हियर रैंक ऑफ ए, यानी कि एलिमेंट्स के साथ वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 -2 1 -1 0 4 -1 3 0 0 0 0। यहाँ से मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया? 2 आ गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने इस मैट्रिक्स में? 2 है, तो इसका रैंक कितना हो गया? 2 हो गया। एंड
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया, रैंक ऑफ ए कॉमा बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जोड़ देना होता है। तो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या था, 1 -2 1 -1 0 4 -1 3 और उसके बाद 0 0 0 0 और ये 2 -1 0 कांस्टेंट का मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स वाला, वो हम लोगों ने कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया। तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका नाम होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका भी ओवरऑल रैंक कितना हो रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने, इस केस में भी 2 है ना। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। दैट इज कंडीशन फॉर इक्वेशंस टू बी कंसिस्टेंट इज सेटिस्फाइड, राइट। सिंस इधर क्या मिल रहा है मुझे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज ए कोमा बी हमें मिला, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अभी देखो, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के बाद उसके अंदर 2 स्टेप्स होती है, यानी कि 2 पार्ट होते हैं। एक तो दिए हुए इक्वेशंस कैसे हो गए, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन या फिर हैज़ इनफिनिट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का रैंक कितना आया, 2 आए, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4 है। बट इसका मतलब क्या हो गया, रैंक ए कम हो गया ना, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज इनफिनिट सॉल्यूशन, राइट। देखो, बट सिंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन व्हाट, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स से कैसा है, कम है ना। तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए, इतना तो क्लियर है। सॉरी, हाँ, इनकंसिस्टेंट हो गए, इतना तो क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर गिवन इक्वेशंस ऑफ ये है जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंसिस्टेंट आए हुए हैं ना, यहाँ पर दिखा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी हो गया। इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इतना तो बोल दिया हम लोग। बट रैंक ऑफ ए अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होता है तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, पैरामीटर मिल जाता है, या पैरामीटर मिल जाता है। हियर नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखेंगे, हियर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, लास्ट सम हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर था और बिल्कुल ऐसा ही था, सिर्फ वैल्यूज अलग थी। हियर नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आया था, 2 आया था। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिल गए मुझे, 2 मिल गए, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिल गए, 2 हो गए। इसके कारण नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर मुझे 2 मिलते हैं तो हम लोग नीचे ये लिखना होता है, देयरफॉर इक्वेशंस हैव डबली इन्फिनिट सॉल्यूशन। क्या, doubly, therefore equation has doubly infinite solution, infinite solutions। देखो मैंने क्या किया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये कंसिस्टेंट आ गई, उसके आगे मुझे ये चेक करना था वेदर द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए लेस देन क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स होता है। तो यहाँ पर वही केस वही केस हो रहा है ना, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो रहा है, उसमें भी नंबर ऑफ पैरामीटर यानी कि गैप, रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन्स के बीच का गैप, वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो 2 होने के कारण हम लोग क्या लिख रहे हैं लास्ट पे, देयरफॉर इक्वेशन हैज डबली इन्फिनिट सॉल्यूशन। और वो डबली इन्फिनिट सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, एग्जैक्टली इन्फिनिट सॉल्यूशन वो मुझे दिखाना होगा ना। तो उसके लिए लास्ट में जो इक्वेशन आया था ना, तो वो हमें लिखना होगा। लास्ट में कौन सा इक्वेशन आया था, जहाँ पर हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का रैंक निकाला था और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कंसिडर निकालना था, तो उसके वहाँ से जो इक्वेशंस बन रहे वो वाला स्टेप, यानी कि ये वाला स्टेप। देखो, रैंक ऑफ ए यही से लिया था ना, तो यही से मुझे इक्वेशन बनाने हैं। क्या इक्वेशन बनेंगे, 1 × x1 -2 x2 + x3 - x4, ये इक्वेशन बनाना होगा। समझ में आ रहा है, तो वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या आएगा, x1 हियर वी गेट लिख देता हूँ, हियर वी गेट, पहला लिखा मैंने x1 लिखा, x1 के बाद क्या लिखना है, -2 x2 + x3 - x4, ये पहला इक्वेशन लिखा, इज इक्वल टू जो कि कितना है, 2। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 4x2 - x3 + 3x4,
ये दूसरा इक्वेशन आया इज इक्वल टू -1 था। इसके बाद देखो ये दोनों इक्वेशन आए थे, उसको मैंने लिख दिए। इसके बाद x3 और x4 के लिए कोई पेयर ही नहीं मिल रहा है। इसके बाद x3 और x4 के लिए कोई पेयर ही नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण मैं क्या करूँगा, x4 को t कंसिडर कर दिया, अभी t1 कंसिडर करता हूँ और x3 को t2 कंसिडर कर देते हैं। लेट कंसिडर x4 इज इक्वल टू t1 एंड x3 इज इक्वल टू t2। डबल इन्फिनिट तो यही है, t1 और t2 की वैल्यू इन्फिनिट में से हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, इसका ही मतलब डबल इन्फिनिट सॉल्यूशन ये स्टैंड कर रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो क्योंकि t1 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी इन्फिनिटी में से, t2 भी सिमिलरली कुछ भी ले सकते हैं इन्फिनिटी वैल्यू में से, इसके कारण x3 और x4 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, दो वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू में से, इसके कारण वो डबल इन्फिनिटी सॉल्यूशन कहा जा रहा है। देखो x4 t1 कंसिडर किया है, x3 t2 कंसिडर किया है, ये दोनों t1 और t2 की वैल्यू और x3 यानी x4 के लिए कंसिडर करने पर मुझे x2 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t1 t2। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 देता हूँ, तो देखो ये देयरफॉर 4x2 लिखा हमने, 4x2 माइनस x3 कितना लिया है, t2 लिया है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x4 कितना लिया है, t1 लिया है, इज इक्वल टू रहेगा -1। ये -t2 राइट साइड जाएगा तो +t2 होगा, और ये +3t1 राइट साइड जाएगा तो -t1 हो जाएगा, -3t1 हो जाएगा। ये 4x2 पीछे, ये आगे का -1 है तो t2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ t1, और ये आगे का -1 एज इट इज़ लिखा। इसके आगे ये अगर 4 अपवर्ड में जाएगा तो सबके अपवर्ड में जाएगा ना, तो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 t2 माइनस 3t1 -1। ये मिला मुझे x2 इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x1 फाइंड आउट करना है। देखो x1 लिखा हमने, -2 टाइम्स ऑफ x2 लिखना है, x2 ये सब कुछ था, 2 टाइम्स ऑफ x2 ये सब कुछ था, 1/4 t2 माइनस 3t1 -1, ये पूरा लिखा। x2 की वैल्यू इस ब्रैकेट में लिखी, प्लस x3 कितना है, t2 प्लस t2 लिखा, माइनस x4 लिख रहा है, दैट इज t1। x4 t1 कंसिडर किया था, इज इक्वल टू 2 लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद ये 4 के साथ सिंप्लीफाई होगा तो कैसा होगा, -1/2 लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में t2 माइनस 3t1 -1 ब्रैकेट क्लोज 2, इस 4 के साथ सिंप्लीफाई हुआ तो ये -1/2 लिखा, आगे का ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 लिखा। ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको इंटू होगा ना, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, x1 है, इधर ये x1 है, माइनस सबको जा रहा है तो ये 1/2 t2 माइनस प्लस 3/2 t1 माइनस इंटू ये दिस माइनस प्लस 1/2, ये प्लस t2 रहेगा, ये माइनस t1 आगे का इज इक्वल टू 2। तो x1 इज इक्वल टू ये -1/2 t2 और ये प्लस t2 माइनस हाफ t2 रहेगा प्लस में, प्लस हाफ t2 यानी कि t2/2। ठीक है, ये -1/2 t2, ये सिंगल टाइम्स ऑफ t2, तो t2 माइनस हाफ t2 सिंगल टाइप्स ऑफ t2/2 रहेगा। ठीक है, ये 3/2 t1 है, ये -t1 है, तो उधर से भी क्या बचेगा, हाफ t1/2 बचेगा, ये प्लस हाफ। ठीक है, ये प्लस हाफ एज इट इज़ लिख देता हूँ, इक्वल टू राइट साइड में कितना है, 2 है। ठीक है, ये सब कुछ राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू 2 माइनस, ये पहले मैंने हाफ लिखा, माइनस t1/2 माइनस t2/2, 2 माइनस हाफ करने पर कितना आ जाएगा, ये 2 to the 4, 4 माइनस 1 3/2 माइनस t1/2 माइनस t2/2। तो ये कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में ये x1 है, लास्ट में कैसे लिख सकते हैं, अगर हाफ कॉमन बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 माइनस t1 माइनस t2। ठीक है, तो इस तरीके से x1 भी हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ क्या लाया, t1 और t2 लाया, ये x1 आया इन टर्म्स ऑफ t1 t2, x2 भी आया इन टर्म्स ऑफ t1 t2, x3 को t2 कंसिडर किया था और ये x4 को t1 कंसिडर किया था। यह है हमारे फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए।
बोला था ना उन्होंने, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व भी करो। ठीक है, ये सब समझ में आया। अभी हम लोग थोड़े से दूसरे टाइप के सम करेंगे। ये बेसिक टाइप के सम्स की हमने दिए हुए इक्वेशंस होते हैं तो उन पर पूछा जाता है कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो। अभी इसी कंसेप्ट से मिलते जुलते थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन थोड़े क्वेश्चन थोड़े से दिखने में अलग है। ठीक है, तो उस प्रोसीजर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अभी हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो देखो फिर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट करना है अभी। शो दैट इफ लैम्बडा नॉट इक्वल टू -5, क्या दिया है, शो दैट अगर लैम्बडा नॉट इक्वल टू -5 है देन 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 द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पहले क्या लिखिए 3, पहले इक्वेशन क्या लिखा है 3x - 5 + 4z = 3। दूसरा इक्वेशन लिखा है x + 2y - 3z = -2। तीसरा इक्वेशन लिखा है 6x + 5y + λz = -3। ये इक्वेशंस कैसे होंगे, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, कब, अगर लैम्बडा नॉट इक्वल टू -5 है तो। ठीक है, ये दिखा हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इफ अगर लैम्बडा इज इक्वल टू -5, शो दैट द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, डिटरमाइन द सॉल्यूशन इन ईच केस। यानी कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -5 होने पर भी सॉल्यूशंस निकालो जो कि यूनिक सॉल्यूशन है, और लैम्बडा इज इक्वल टू -5 होने पर कंसिस्टेंट तो दिखाओ आप लोग, और इक्वेशन अगर आ रहा है तो दोनों केस में इक्वेशन निकालो, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेसिकली मतलब हमें केसेस क्या है, एक तो लैम्बडा इक्वल टू -5 है, और कंडीशन क्या है, अदर कंडीशन लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5। ये दोनों केसेस हमें कंसिडर करनी है, और इस केसेस पे हमें दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ये स्टेप लिखूंगा, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म्स एज फॉलोज। तो और स्टेप आएगी। ठीक है, तो हम लोग वो स्टेप करेंगे, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये करना होगा हमें। राइटिंग गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। स्टेप्स के मार्क होते तो जितना भी आपको समझ में आता तो उतना तो क्या करो एक पेपर में, तो यानी कि स्टेप्स के मार्क तो मिलेंगे। राइटिंग गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म इतना लिखा, उतना लिखने के बाद पहला मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3x है तो ये 3 -y था तो -1, और ये 4z तो 3 - 1 4 लिखा पहला इक्वेशन। देखो यहाँ पर 3 - 1 4 1 2 -3। ठीक है, तो ये 1 2 -3। उसके बाद वाला 6 5 लैम्बडा, यहाँ पे लिखा 6 5 और ये लिखा हमने लैम्बडा। देखो इक्वेशन में क्या था, 6 5 और ये लैम्बडा था ना। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पर अननोन्स क्या आएंगे, एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट का मैट्रिक्स आएगा। राइट साइड में क्या दिया है वो 3 -2 और -3, 3 -2 और -3। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है वही फॉलो करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को क्या लाना है, मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए सबसे पहले इजी वे क्या लगा, यहाँ पे 1 लाओ, यहाँ पे 1 लाने के बाद वो 1 यूज़ करते हुए नीचे सारे 0 एलिमेंट लाओ। तो देखो यहाँ पे क्या कर जाओ, इंटरचेंज R1 इंटरचेंज बाय R2 कर दिया हमने। तो क्या होगा, 1 2 -3 ऊपर जाएगा, 1 2 -3 ऊपर जाएगा, और 3 -1 4 नीचे लिखा। ये 6 5 लैम्बडा की जगह एज इट इज़। यहाँ पर ये कांस्टेंट मैट्रिक्स पे कोई चेंजेस नहीं हो गए, एक्स वाई जेड का कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं, सॉरी अननोन का मैट्रिक्स पे कोई चेंजेस नहीं हो गए, कांस्टेंट मैट्रिक्स पे चेंजेस हो गए। ये -2 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे, और नीचे का -3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये 3 और 6 की जगह पे 0 लाना है ना, तो उसके लिए ऑपरेशंस क्या करने होंगे, देखो R2 -3 टाइम्स ऑफ R1 होगा, और ये R3 -6 टाइम्स ऑफ R1 होगा। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं हो गए, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 2 -3, यहाँ पे 0 0 करना है। ये अननोन का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स में पहला रो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ -2, ये एज इट इज़ रहेगा। अभी देखो ये -1, ये -1 किस रो का पार्ट है, सेकेंड रो का पार्ट है, तो यहाँ पे -1 होगा। -1 -3 इंटू R1, -3 इंटू 2 करने पर होगा -6, और ये आगे का -1 यहाँ पर आएगा -7। नेक्स्ट ये 4 किसका रो का पार्ट है, R2 रो का पार्ट है। 4 -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 कितना होता है, +9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 13। फिर यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 13 लिखना होगा। ये आया अपना 13 राइट साइड में। ये 3 किस रो का पार्ट है, R2 रो का पार्ट है। 3 -3 इंटू 2,
-3 इंटू -2 +6 और ये 3 ऐड करने पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में चेंजेस क्या करने होंगे। ये 5 किस रो का पार्ट है, R3 रो का पार्ट है। 5 - 6 इंटू R1, अभी देखो -6 इंटू 2 करने पर कितना होगा, -6 इंटू 2 करने पर होगा -12। पहले 5 था तो 5 - 12 करने पर कितना आएगा, -7 आ जाएगा। अभी ये लैम्बडा, लैम्बडा किसका पार्ट है, R3 रो का पार्ट है। लैम्बडा -6 इंटू -3 करूँगा मैं, -6 इंटू -3 करने पर कितना आ जाएगा, +18। ये स्टेप पे क्या आया, लैम्बडा +18 आया। इस स्टेप पे कितना आया, लैम्बडा +18। -3 R3 रो का पार्ट है, -3 -6 इंटू R1 की प्लस पे कितना है, -2 है। तो -6 इंटू -2 कितना होगा, -6 इंटू -2 होगा +12। 12 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा आंसर, +9। ठीक है, 12 में से अगर -3 को अगर एडजस्ट करेंगे तो आंसर कितना होगा, +9। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो ये -7 की जगह पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा मुझे, R3 -R2 करना होगा। तो चेंजेस क्या होंगे देखो, पहले दो रो में चेंजेस नहीं होंगे तो वो एज इट इज़ लिखने होंगे हमें। तो 1 2 -3 एज इट इज़ लिखा, 0 -7 13 एज इट इज़ लिखा, ये 0 ये 0। लैम्बडा +18 है, उससे 13 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या रहेगा, लैम्बडा +5 हो जाएगा। ये लैम्बडा प्लस यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर होगा XYZ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, -2 9 और ये 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अभी देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मुझे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो वो मैं लिख देता हूँ हियर। हियर ए मैट्रिक्स क्या है वो लिख देते हैं पहले। हियर ए इज इक्वल टू 1 2 -3 0 -7 13 0 0 लैम्बडा +5 ये लिखा। ठीक है, इतना आया समझ में। अभी इस मैट्रिक्स में, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब हो सकता है, क्या कहा, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब होगा, जब वहाँ पर 3 नॉन जीरो रोज हो जाएंगे। क्या, जब वहाँ पर 3 नॉन जीरो रोज हो जाएंगे। अगर लैम्बडा की वैल्यू 5 नहीं है, क्या कहा, अगर लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं है, सॉरी, अगर लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं है तो तीनों रो में एलिमेंट्स आएंगे ना। अगर लैम्बडा की वैल्यू -5 हो जाएगी तो क्या होगा, लास्ट का रो 0 हो जाएगा। अगर लैम्बडा की वैल्यू -5 हो जाती है तो लास्ट का रो हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब रैंक, मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स का रैंक 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3 है, तो ये स्टेप क्या हो जाएगी, मतलब ये स्टेप कोई स्टेप मतलब मीनिंग नहीं बनता है ना इसका। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या कंसिडर करते हैं, पहला स्टेप क्या कंसिडर करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं है। ठीक है, तो हियर हमने ए तो लिखा, हियर वापस लिखा मैंने, व्हेन lambda is not equal to -5, when lambda is not equal to -5, रैंक ऑफ ए कितना होगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं है, यानी कि -5 छोड़कर कुछ भी है तो लास्ट वाले रो में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे, देन रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड रैंक ऑफ ये क्या, ए कॉमा बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो इसी मैट्रिक्स में मुझे ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स छोड़कर लिखना है ना, तो लास्ट वाला रो तो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी आएगा, राइट। इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट होगी। Therefore, given system of equations कैसी हो जाएगी, will be consistent हो जाएगी। सॉरी ये पेन बहुत ख़राब चल रहा है, will be consistent हो जाएगी। इसके आगे क्या करना होगा मुझे, उसके आगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट होती तो मैट्रिक्स का रैंक चेक किया जाता है, वेदर इट इज़ matches with the number of unknowns. Also here rank of a is equal to कितना हो रहा है,
नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएगा ना, नंबर ऑफ अननोन हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन हैज़, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा पेन लेता हूँ यहाँ पर मैं। देयरफॉर इक्वेशन हैज़ देयरफॉर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देख लो यहाँ पर, अगर लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं है यानी कि कुछ भी है, तो इसके इस पर 3 नॉन जीरो रोज मिल जाएगी। इसका मतलब मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखा है अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मैट्रिक्स, ये कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स भी अटैच करता हूँ तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसका भी रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स सेम आए तो गिवन इक्वेशंस कैसे हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। अगर गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट आते तो क्या चेक किया जाता है, मैट्रिक्स ए का रैंक नंबर ऑफ अननोन जितना है या नहीं। तो यहाँ पर तो वो हो रहा है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हो रहा है। देयरफॉर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, अभी वो निकालेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये जो इक्वेशंस थे, यही इक्वेशंस को मुझे फिर से लिखना होगा। वो क्या लिखना होगा, x + 2y - 3z लिखूंगा मैं। यार इक्वेशंस लिखने हैं मुझे, x + 2y - 3z इज इक्वल टू कितना आया था, -2। ये पहला इक्वेशन देखो, x + 2y - 3z इक्वल टू कितना आया था, -2 आया था, वो लिखा। ये पहला इक्वेशन डाला इसको। दूसरा इक्वेशन क्या डालूंगा, -7y + 13z इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है, 9 है। और तीसरे इक्वेशन में क्या आएगा, लैम्बडा + 5 × z, लैम्बडा + 5 × z इज इक्वल टू कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, लास्ट वाला इक्वेशन अगर हम लोग इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 कंसिडर कर। लास्ट वाला इक्वेशन में क्या है, लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं कंसिडर की थी ना हमने, सिंस लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -5 कंसिडर। लैम्बडा की वैल्यू -5 है ही नहीं। अगर लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैम्बडा + 5 भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। ये -5 पीछे लिया तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा में प्लस हो जाएगा। देयरफॉर लैम्बडा + 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लैम्बडा + 5 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो भी नंबर होगा 0 के नीचे जाएगा तो क्या होगा, देयरफॉर z इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। लैम्बडा + 5 नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू, ये जो भी वैल्यू रहेगी अगर 0 के नीचे जाएगी तो z तो कितना आ जाएगा, 0। देयरफॉर z इक्वल टू 0 लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 नहीं 3 रहेगा, 3 लिखा है। इसके बाद ये z की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करते तो z तो 0 है, तो y कितना मिल जाएगा मुझे, -9/7। देयरफॉर डायरेक्टली लिखी y की वैल्यू -9/7 लिखी। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली x की वैल्यू लिख सकता हूँ, x ठीक है वो कितनी आएगी, z 0 है, y की वैल्यू लिखी हमने -9/7 लिखी। तो 9 2 ज़ा 18, -18/7, तो 18/7 और यहाँ पे -2 है, तो x कितना हो जाएगा देखो, x + 2 -9/7, y की वैल्यू ये तो 0 है, इज इक्वल टू -2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18, ये 18 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, 18/7 -2 इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, डायरेक्टली कर दिया। ये x की वैल्यू कितनी आई, 4/7, y की वैल्यू कितनी आई, -9/7, और z कितना आया है, यहाँ पर लिखा हमने z कितना आया है, 0। ठीक है, these are the values for given equation when the lambda is not equal to 5। ठीक है, these are the equation solution when lambda is not equal to। अभी देखो, अभी कंसिडर करते हो when lambda is equal to -5। पहले क्या कंसिडर करना था, लैम्बडा की वैल्यू -5 नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं लैम्बडा इज इक्वल टू -5 कंसिडर करता हूँ तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कल ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वी गेट रैंक ऑफ ए। कितना कंसिडर किया, वेन लैम्बडा इक्वल टू -5, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा देखो, उसी इक्वेशन में लास्ट वाले 1 2 -3 0 -7 +13, ये इक्वेशन कंसिडर करो। लैम्बडा की वैल्यू -5 है अभी, तो 0 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ ए कितना आ गया फिर,
वेन लैम्बडा इक्वल टू -5 वी गेट, ये लैम्बडा इक्वल टू -5 मैंने कहाँ पे कंसिडर किया, इस इक्वेशन में, ठीक है। वेन लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5 लिया तो ये इक्वेशन मिला था ना मुझे, तो उसके आगे ये कंडीशंस आई थी। वेन लैम्बडा इज इक्वल टू -5 ले रहा हूँ तो ये तो मुझे 0 आया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हुआ, रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। also रैंक ऑफ ए कॉमा बी, रैंक ऑफ ए कॉमा बी वो भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पे तो कोई चेंजेस करने नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये डायरेक्टली मेंशन किया है, ठीक है। ऑल्सो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी बिकम्स 2, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ augmented matrix, that is a comma b. Therefore given therefore given system of equations is consistent तो हो जाएगी, given system of equation consistent तो हो जाएगी, but rank of a less than number of unknowns है ना, less than number of unknown है, therefore number of parameter इज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिले मुझे, 1 मिले, यानी कि एक ही अननोन की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, सब्स्टिट्यूट करनी होगी, कंसिडर करनी होगी अब, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज देयर, उसके आगे क्या लिख सकते, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशन, ठीक है। कौन से कंसिडर पर इक्वेशन हैज इन्फिनिट सॉल्यूशन हो रहे हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू -5 होने पर, ये शो दैट भी करने का था हमें, तो लैम्बडा इक्वल टू -5 होने पर गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ये भी शो दैट करने का था, और ईच केस में हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन भी निकालने का था। तो गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनिट सॉल्यूशन ये पता चला, एट लैम्बडा इक्वल टू -5 ये भी क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। वो इक्वेशंस क्या होंगे वो लिखने हैं ना, इक्वेशंस क्या आएंगे, देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू -5 है तो ये वाला 0 हो जाएगा, यानी कि z के लिए हमें मुझे पेयर नहीं मिलेगा, तो पहले दो इक्वेशन क्या हो जाएंगे, x + 2y - 3z, वही गेट इक्वेशन लिखूंगा मैं, x + 2y, इक्वेशन क्या लिखने हैं, x + 2y - 3z इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये ऊपर से ये इक्वेशन यहाँ से लिखे ना हम लोगों ने, x + 2y - 3z इज इक्वल टू -2 लिखा। नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है -7y + 13z, -7y + 13z इज इक्वल टू कितना आया था राइट साइड में, 9 इज इक्वल टू 9। लेट z के लिए क्या मानना है, लेट z को क्या कंसिडर करना है, t कंसिडर करना है, क्योंकि सिंगल पैरामीटर बना ना वो, z के लिए कोई पेयर नहीं हो रही है। लेट कंसिडर z इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये z इक्वल टू टी पुट कर मुझे क्या लाना है, y लाना है इन टर्म्स ऑफ t। अगर y आएगा इन टर्म्स ऑफ t, z तो इन टर्म्स t हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, तो वो यूज़ करते हुए हमें x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t लानी है। तो यहाँ पर देखो कैसा हो जाएगा, ये 13t हो जाएगा ना, ये फ्रॉम टू वी गेट, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, लेट कंसिडर z इक्वल टू टी, देयरफॉर लिखा, क्या हो जाएगा, -7y + 13t लिखा इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये -7y को राइट साइड लेता तो 13t - 9 इज इक्वल टू 7y, देयरफॉर y कितना आएगा, y आएगा 13t - 9/7, y मिला मुझे इन टर्म्स ऑफ t मिला, फ्रॉम 1 वी गेट क्या लिखूंगा मैं, x निकालना है मुझे, x लिखा +2 टाइम्स ऑफ y कितना आया था, 13t - 9/7 था, ब्रैकेट क्लोज, -3 z की वैल्यू t कंसिडर की, और ये आगे का इक्वेशन का -9, इतना समझा, -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये 2/7 अंदर इंटू होगा, तो x + 26/7t - 18/7 ये नंबर होगा, -3t इज इक्वल टू -2, x 26
/70 माइनस 3t, इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो कितना आ जाएगा +5t/7। ये माइनस राइट, चलो ये माइनस को आगे डाल देता हूँ राइट साइड में, वो कितना होगा 18/7 - 2। x इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा 18/7 - 2, कितना होगा वो 4/7 और ये आगे जाएगा तो -5t/7। तो x भी आ गया इन टर्म्स ऑफ t, y भी आ गया इन टर्म्स ऑफ t, और z को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, ये पिछले केस में z को क्या कंसिडर किया था, t कंसिडर किया था। तो ये हो गया आपको उसके इन्फिनिट सॉल्यूशन, आया समझ में। तो लैम्बडा इज इक्वल टू -5 होने पर इन्फिनिट सॉल्यूशन आया, और लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -5 होने पर कैसा आया, यूनिक सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो ये सब आया समझ में। नेक्स्ट वाला सब भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सेम कंसेप्ट के ऊपर करेंगे। अगर इसको इस सब में समझ के कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर सेम कंसेप्ट फॉलो करके इस सम को अंदर कोई डाउट होगा तो वो आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ मैं यहाँ पर ये लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी सम में या फिर कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दो। चैनल पे नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।